नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। चारशंबे की रात जापान में 7.3 इंटेंसिटी का ज़लज़ला आया। दारुल हुकूमत टोक्यो समेत कई शहरों में इसका असर देखा गया। जापान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सिर्फ एक लाइन के बयान में कहा कि हमारे मुल्क के शुमाल मशरकी इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। उधर खबर है कि दारुल हुकूमत टोक्यो में भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मामले में मजीद मालूमात का इंतजार है। इसी दौरान हिंदुस्तान के लद्दाख में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया। यहाँ किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ फोकोशिमा के इलाके में तकरीबन 60 किलोमीटर की गहराई में पाया गया। इसके बाद आवाम के लिए खुसूसी एडवाइजरी जारी की गई है। जापान के वक्त के मुताबिक रात 11:36 पर ज़लज़ला आया। इस दौरान ज़्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। कुछ समुद्री इलाकों में लहरें 1 मीटर तक बुलंद हुई हैं। जापान टाइम्स के मुताबिक तकरीबन 20 लाख घर बिजली से महरूम हो चुके हैं। बाज़ इलाकों में खतरे से बचने के लिए बिजली की सप्लाई काट दी गई है। टोक्यो के कई इलाकों में बिजली नहीं है। जापानी हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि फोकोशिमा न्यूक्लियर प्लांट की कड़ी निगरानी की जा रही है। 11 साल कबल आने वाले जल्जले में उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। उस वक्त जल्जले की शिद्दत 9.0 थी। जापान में अक्सर जल्जले आते हैं क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के इलाके में वाक़ है। यहाँ घरों और बड़ी इमारतों का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि वो ज़लज़ले के बड़े झटके बर्दाश्त कर सके। 2011 के ज़लज़ले और सुनामी में तकरीबन 19,000 अफराद हलाक हुए थे। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी शदीद नुकसान पहुँचा है।やばい、エスミットいるんじゃん。カランバ。あ津波。うん。また津波が来るんだ。聞いてなかった。1メートルったらかなりだよ。うん。7.3か。まだ揺れてる。揺れてるよ。船みたいな揺れ方。震源地はどこだろう。सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी की फौरी समाअत करने की दरखास्त को चारशंबे को मुस्तरद कर दिया और इसे होली के बाद उस पर गौर करने का इशारा दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि होली के बाद इस मामले पर गौर किया जाएगा। सीनियर वकील संजय हेगड़े ने इस मामले को फौरी करार दिया और आज स्पेशल मेंशन के दौरान फौरी समाअत की मांग की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में हेगड़े और दीगर की दरखास्त पर होली के बाद समाअत की जाएगी। स्कूलों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को जारी रखने के कर्नाटका हाईकोर्ट के मंगल के फैसले के चंद घंटे बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। निबार नाज ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एडवोकेट अनिस तनवीर के तवस्सुस से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अर्जी गुजार ने अपनी दरखास्त में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 और उसके तहत बनाए गए कवायद का हवाला देते हुए दावा किया कि तुलबा के लिए किसी भी तरह से लाजमी यूनिफॉर्म का कोई इल्तिजाम नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। यूनिफॉर्म का तयन आईनी है और तुलबा इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। अदालत में दायर दरखास्त में रियासती हुकूमत की तरफ से कर्नाटका एजुकेशन एक्ट के तहत 5 फरवरी 2022 के हुक्म की सदाकत पर सवाल उठाया गया। दरखास्त में दावा किया गया था कि हिदायत मजहबी अक़लियतों और ख़ास तौर पर इस्लामी अक़ीदे की मुस्लिम ख़वातीन की पैरोकारों जो हिजाब पहनती हैं उनका मजाक उड़ाने और उन पर हमला करने के इरादे से जारी किया गया था।
कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल एक तंजीम ने कर्नाटका बंद का ऐलान किया है। का इजहार करते हुए तमाम उलमा, तंजीमें, मिली फलाही इदारे, खवातीन तंजीमें, जिम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन मिल्लत और उकला की तरफ से कल बरोज़ जुमेरात 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। जुमला मुसलमान मुलाजिमीन, ताजिर, मजदूर, तलबा व तालिबात, उकला, हर एक तबका इस बंद पर शरीक होकर, इस बंद में शरीक होकर उसको कामयाब बनाए और हुकूमत को बावर कराया जाए कि हमारे इस मुल्क में मजहब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बरादरान वतन से भी इसमें शामिल होने की हम गुजारिश करते हैं। मिल्लत इस्लामिया अज खुद अपने तौर पर बंद का एहतमाम करें। गौर से सुने, मिल्लत इस्लामिया अज खुद अपने तौर पर बंद का एहतमाम फरमाएं। नौजवानों से खुसूसन गुजारिश है कि जबरदस्ती दुकानें बंद कराने या नारेबाजी और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराजगी के इजहार के लिए है। गुजारिश है कि तमाम हजरात इस पर तवज्जो फरमाएं और पूरी रियासत में 17 मार्च कल बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाह जरूर बंद मनाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाई कोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए तमाम उलमा, तंजीमें, मिली। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में गवाहों पर मुबैना हमले की शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। अदालत उस्मा ने कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मिली जमानत को मुस्तरद करने का मुतालबा करने वाली अर्जी की समाअत के बाद नोटिस जारी करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस एन वी रमना की सरबराही वाली बेंच ने मुतवफ़ी किसानों के अहले खाना की जानिब से कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत मुस्तरद करने की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई की। उसके बाद हुकूमत को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के गवाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान ने चारशंबे के रोज पंजाब के 17वें वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। मान ने पंजाबी जबान में ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। शहीद आजम भगत सिंह के गांव खट्टर कला में मुनक्किद अजीमुशान तकरीब के दौरान पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने भगवंत मान को हलफ दिलवाया। भगवंत मान की हलफबर्दारी के मौके पर भगत सिंह का गांव बसंती रंग में रंगा नजर आया और तकरीब में पहुंचने वाले बेशतर शुरका ने पीले रंग की पगड़ी या पीले रंग का दुपट्टा पहना हुआ था। इस मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली हुकूमत के तमाम वज़रा मौजूद थे। हलफबर्दारी के बाद अपने खिताब के दौरान भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के कोने कोने से आने वाले लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए खट्टर कला कोई नया नहीं है। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे और आम आदमी पार्टी को दिया मैं बयान नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया उनसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये पूरे पंजाब की हुकूमत है। भगवंत मान ईश्वर की सौंप रहा कि जो कोई मामला पंजाब राज्य मुख्यमंत्री बने मेरे विचार की जब मेनू ज्ञात हो गया
रहेगा वो उसी ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे की निजीकारी ना करने की हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी बना चुकी है, क्योंकि रेलवे से मुल्क के अवाम के तईन समाजी फ़राइज़ का एहसास जुड़ा हुआ है। वैष्णव ने लोकसभा में आम बजट में रेलवे की वजारत की ग्रांट मुतालबात पर बहस का जवाब देते हुए 4 शुबे को कहा कि हुकूमत रेलवे से जुड़े किसी शोबे में निजीकारी की पॉलिसी नहीं अपना रही है। हुकूमत रेलवे मुसाफिरों के ऊपर सब्सिडी के तौर पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च करती है। लोकेशन है और इसके लिए काम किस तरह से तेजी से हो रहा है सबको दिख रहा है। जो भी आप सब जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, गोगोई साहब वगैरह सभी आप जानते हैं कि वाकई किस स्पीड से काम हो रहा है वहां पे। अध्यक्ष जी अगर उसको संख्या में देखें, कमीशन 9 से 14 में 67 किलोमीटर होता था केवल, अब 194 किलोमीटर पर ईयर होता है, 3 गुने से ज्यादा बढ़ के। अध्यक्ष जी फ्रेट कॉरिडोर देश के लिए अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था, आपके समय में शुरू हुआ था। आप केवल एक रहता था कि ढिंढोरा पीट दिया, पत्थर डाल दिए, काम करने की बात अलग थी। काम हमारे टाइम में हुआ, काम मोदी जी के अध्यक्ष जी 9 से 14 में कितने किलोमीटर कमीशन हुए, कितने किलोमीटर कमीशन हुए अध्यक्ष जी, कितने किलोमीटर कमीशन हुए अध्यक्ष जी? मात्र शून्य अध्यक्ष जी 9 से 14 में 0 किलोमीटर। और अध्यक्ष जी मोदी जी ने आने के बाद में 1010 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट कर चुके हैं। 1010 किलोमीटर, ये होता है काम। ये सुनिए अध्यक्ष जी मैं सिर्फ आंकड़े दे रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी करो तो सर, आपके बाद माननीय मंत्री जी 55 साल का आंकड़ा बताना पड़ेगा। अध्यक्ष जी मैं बहुत सारे आंकड़े और दे सकता हूँ, मैं और आंकड़े और नहीं दूंगा। अध्यक्ष मैं बहुत और आंकड़े दे सकता हूँ। आरयूबी हो 763 होता था, उसकी जगह 1258। इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन मात्र 246 होता था, आज इस बार का टारगेट है 685 और एवरेज 473 लोकेशन है। और इसके लिए काम किस तरह से तेजी से मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में गरीबों को नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर याद रखना है और वो जहां भी जाएंगे वहां उन्हें बायोमेट्रिक निज़ाम के तहत पहचान दर्ज करके सस्ती शरह पर राशन दस्तियाब हो जाएगा। सारिफीन उमूर के वजीर पीयूष गोयल ने 4 शुबे को लोकसभा में एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि गरीबों को मुफ्त राशन मुल्क में हर जगह दस्तियाब कराया जा रहा है। उनके लिए नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनाना अब ज़रूरी नहीं रहा, बल्कि वहाँ राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक तरीके से वो अपनी शिनाख्त बताकर आसानी से राशन हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहूलत पूरे मुल्क में नाफिज है। उनका कहना था कि आसाम में कुछ तकनीकी असबाब से दिक्कत आई थी, लेकिन अब वहाँ ये दिक्कत ठीक हो गई है। वहाँ भी तेजी से इस निज़ाम को अब नाफिज किया जा रहा है। States like Tamil Nadu have a universal PDS system, and in Tamil Nadu we give free rice of 20 kilos for every ration card holder, and many of the welfare schemes are also linked to the ration cards and the PDS system. So in cases like this, who bears the extra cost of providing for the migrant laborers, because it will become an added burden to the state, and PDS system is a state subject. So when you're bringing something like this, we need a clarity about who is going to bear the cost of it.
पहली बात तो हर राज्य को देयर इज अ ट्रांसलेशन फैसिलिटी ऑल्सो. It's difficult to understand. I know that you can speak English very well, and my question was also in English. Sir, please. I respect my sister. Very often states are giving something over and above the National Food Security Program, and they are welcome to do so. The government, central government doesn't object to it as long as the National Food Security Program is respected. The eligibility under that is given at the appropriate prices defined under the NFSA Act to all the beneficiaries in each state. Beyond that, if anybody's state wants to give any food grains to their ration card holders, the state will have to look after their own costs. The central government bears 100% of the cost of providing for food grains under NFSA. 100%, including all transport, storage, the distribution cost, the rice milling cost, 100% cost is borne by the government of India. Beyond that is a matter of choice for the state. We do not charge any value to the state over and above. कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने लोकसभा में आज बात करते हुए सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का मसला उठाया और उसे जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया. उसके साथ ही उन्होंने हुकूमत पर भी हमला किया. उन्होंने फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इल्जाम आयद किया है कि वो सियासी पार्टियों के बयानों को तश्कील देने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ये बात बारहा सामने आई है कि आलमी सोशल मीडिया कंपनियां तमाम फरीकैन को यकसा मौके फराहम नहीं कर रही हैं. सोनिया गांधी ने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस तरह फेसबुक ने हुक्मरान जमात की हिमायत की थी. इसी तरह के दावे कई और रिपोर्ट्स में किए गए जिनमें बताया गया कि फेसबुक ने अपने ही उसूलों को तोड़ा और हुक्मरान जमात और हुकूमत की तरफदारी की. गलत मालूमात की वजह से मुल्क के नौजवानों और बूढ़ों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है. कंपनी को इसका इल्म है लेकिन उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान की जमहूरियत और समाजी हम-आहंगी को खराब करने का काम कर रही हैं. हमें उसे बचाने की जरूरत है. सोनिया ने इल्जाम लगाया कि सब इख्तियार की मिली भगत से हो रहा है. इसके अलावा उन्होंने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कॉर्पोरेट गठजोड़ का भी जिक्र किया. सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे मुल्क और उसकी जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक है. Ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook, bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation and proxy advertising. Companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. This report shows a growing nexus between big corporations, the ruling establishment. आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड क्या है? And global social media giants like Facebook. Sir, through you, I urge the government to put an end. कांग्रेस ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने वन रैंक वन पेंशन के मामले में अदालत के सामने गलत हक़ाइक़ पेश करके मुल्क के फौजियों के साथ धोखा किया है और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फौजियों के लिए बड़ा धचका है. कांग्रेस के महकमे मौसूलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने OROPC से इनकार करके मुल्क के 30 लाख फौजियों और साबिक फौजियों को धोखा दिया है. क्या कारण है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OROP का विरोध किया? नंबर 3, क्या कारण है कि मोदी सरकार OROP पर कांग्रेस UPA सरकार के 26 फरवरी 2014
और 24 अप्रैल 2014 के आदेश को लागू करने से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इनकार कर रही है। नंबर 4, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के कोश्यारी कमेटी के अनुरूप ओआरओपी लागू करने की 17 फरवरी 2014 के संसद के पटल पर किए गए वादे को यह कहकर सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय ही नहीं है। साथियों, ये आपकी सरकार कह रही है कि बजट स्पीच जो है वो सरकार का निर्णय नहीं होता। 5वां, क्या कारण है कि मोदी सरकार ने तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी जी द्वारा 26 फरवरी 2014 को की लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह कहकर ठुकरा दिया कि यह सरकार का निर्णय नहीं है। 6ठा सवाल, क्या कारण है कि यूपीए कांग्रेस सरकार द्वारा ओआरओपी सभी हमारे पूर्व सैनिकों को देने के निर्णय को बावजूद मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और इसे लागू करने से इनकार कर रही है। 5 रियासतों में करारी हार के बाद कांग्रेस के अंदर नाराज कायदीन की तादाद बढ़ती जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद के घर पर आज G23 कहे जाने वाले कायदीन की एक मीटिंग हुई जो 4 घंटे से ज़ायद चली। इस डिनर मीटिंग में गांधी खानदान के खिलाफ बागी रुख इख्तियार करने वाले कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, अखिलेश प्रसाद सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, मणिशंकर अय्यर, शंकर सिंह वाघेला, PJ कुरियन और संदीप दीक्षित शामिल हुए। इनमें वाघेला, परनीत कौर और मणिशंकर पहली बार G23 की किसी मीटिंग में शामिल हुए। जराये के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद जुमेरात को कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। आज़ाद से डिनर पार्टी से निकलने के बाद राज्यसभा MP विवेक तनखा ने कहा कि मैं पहली बार नहीं आया हूं, ये कोई G23 नहीं है बल्कि फ्रेंडली मीटिंग है। इससे पहले कांग्रेस के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने और दीगर कायदीन ने जिनमें अशोक गहलोत शामिल हैं, साथ ही भूपेश बघेल है, इन लोगों ने नाराज कायदीन पर सख्त तनकीद की थी। क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफा की कॉपी ट्वीट की। इस्तीफा की कॉपी के साथ सिद्धू ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की मर्जी के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने पीर के रोज और मंगल के रोज दिल्ली में हाल ही में 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में हुई कांग्रेस पार्टी की हार की वजूहात का रिव्यू किया था। उसके बाद मंगल के रोज सोनिया गांधी ने 5 रियासतों के रियासती सुदूर के इस्तीफे देने के लिए कहा। सोनिया गांधी के इसी हुक्म के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 4 सुबह अपना इस्तीफा उन्हें भेज दिया। हालांकि इससे पहले जिस दिन पंजाब असेंबली इंतखाबात के नतीजे आए थे और आम आदमी पार्टी ने एक तरफा अक्सरियत हासिल की थी, उसी दिन सिद्धू के इस्तीफे की अफवाह उड़ी थी। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि जिस तरह हुकूमत हिंद की तरफ से कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म को फरोग दिया जा रहा है, इससे 2 कम्युनिटीज के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने साबिक वज़ीर आला ने उन बातों का इज़हार 4 शुम्बे के रोज अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने कहा कि जिस जारहाना तरीके से हुकूमत कश्मीर फाइल्स को फरोग दे रही है और कश्मीरी पंडितों के दर्द को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और इससे हुकूमत की नीयत भी साफ हो जाती है। उनके ट्वीट में मजीद कहना था कि जख्मों पर मरहम लगाने और 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान साजगार माहौल पैदा करने के बजाय दोनों के दरमियान जानबूझकर दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में लश्कर तैयबा की ज़ैली तंजीम TRF से वाबस्ता 3 जंगजू मारे गए, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि नौगाम में तसादुम आराई के दौरान 3 जंगजू हलाक हुए। उन्होंने कहा कि महलूक जंगजुओं की तहवील से असलहा व गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया। अब बात यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन है। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में
शहरी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी फौज की गोलाबारी में कम से कम 500 शहरी मारे गए। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज एजेंसी ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ रूसी हमले से निपटने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन को करीब 6,204 करोड़ रुपए $800 मिलियन की फौजी इमदाद देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन के सदर जेलेंस्की आज अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकन पार्लियामेंट को उन्होंने खिताब किया। रूसी हमले में यूक्रेन का मारियोपोल दोजख बन चुका है। बमबारी में 2,500 से ज्यादा शहरियों ने जान गंवाई है। यह आंकड़ा सदर व्लादिमीर जेलेंस्की के एडवाइजर ओलेस्की एरेस्टोविच ने दिया है। मारियोपोल से चौंकाने वाला ड्रोन फुटेज और सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं। इसमें रूसी बमबारी के बाद तबाही का मंजर दिखाई देता है। ओहदेदारों के मुताबिक शहर में करीब 3.5 लाख लोग फंसे हुए हैं। वो बिजली, पानी और दवा जैसी जरूरी चीजों के बिना जीने को मजबूर हैं। गैस भी नहीं मिल रही है। ऐसे में -5 डिग्री टेम्परेचर में जान बचाना उन लोगों के लिए काफी बड़ी चुनौती साबित हो रही है। इस शहर ने कई लोगों को अपने खोया है और 2000 कारों में लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप में पनाह गजीनों की उनका एक सैलाब सा आ गया है। इसका असर यूक्रेनी बच्चों पर भी पड़ा है। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर के मुताबिक यूक्रेन में जंग की शुरुआत से अब तक जुमला 30 लाख लोग हिजरत कर चुके हैं। उनमें आधी तादाद बच्चों की है। जंग शुरू होने के बाद से हर मिनट 55 बच्चे रिफ्यूजी बनने को मजबूर हो चुके हैं, यानी लगभग हर सेकंड में एक बच्चा रिफ्यूजी बन गया है। कई बच्चों को मां और भाई बहनों के साथ मुश्किल सफर तय करना पड़ा। इन बच्चों के वालिदैन इस बात से परेशान है कि उन्हें कैसे समझाया जाए कि उन्हें उनके साथ क्या हुआ। कुछ बच्चों ने सुना कि वो छुट्टी पर जा रहे हैं, कुछ को कहा गया कि हमारे घर महफूज नहीं है और पापा को मुल्क की हिफाजत के लिए वहीं रुकना होगा। फॉक्स न्यूज ने मंगल को कहा कि उनके कैमरामैन पियर जिक्रेज़युस्की की पीर को यूक्रेन में रिपोर्टिंग के दौरान मौत हो गई। फॉक्स न्यूज की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजेन स्कॉट ने कहा कि इंतहाई गम और भारी दिल के साथ हम आज अपने प्यारे कैमरामैन पियर की मौत की खबर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिक्रेज़युस्की नामी नामानिगार बेंजामिन हॉल के साथ में थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी में आग लग गई, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। फॉक्स न्यूज ने पीर को बताया था कि कैफ के बाहर खबरें जमा करने के दौरान उन्हें चोट आई थी। फॉक्स न्यूज ने इतला दी थी कि इस बारे में अभी ज्यादा मालूमात नहीं है। हॉल को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन है। अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने रूस पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। इससे रूस की इकोनॉमी पर असर पड़ना तय है। इससे निपटने के लिए रूस कई मुल्कों को उनकी करेंसी में सस्ता कच्चा तेल देने की पेशकश कर रहा है। इनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर रूस का ऑफर कबूल ना करे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर इंडिया अब रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है तो ये डेमोक्रेसी के लिहाज से बेहद गलत कदम होगा और ये माना जाएगा कि हिंदुस्तान इस मामले में रूस की तायद कर रहा है। रूस ने हिंदुस्तान को सस्ते में कच्चा तेल देने की पेशकश की है। इस बारे में कुछ पूछे जाने पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बताया कि ये पाबंदियों का वायलेशन होगा, लेकिन ऐसा कदम उठाने से पहले हिंदुस्तान ये जरूर सोचे कि वो किसका साथ दे रहा है। जब तारीख लिखी जाएगी तब रूस की तायद हकीकत में यूक्रेन पर रूस के हमले की तायद मानी जाएगी। इस जंग को लेकर अमेरिका का मैसेज साफ है कि सभी को रूस पर लगाई गई पाबंदियों पर अमल करना चाहिए। डिफाई चैंपियन इंग्लैंड ने ऑफ स्पिनर चार्ली डेन और हैथर नाइट की हाफ सेंचुरी की बदौलत वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त देकर पहली जीत हासिल की, जबकि हिंदुस्तान को दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 31.2 ओवर्स में 6 विकेट पर 136 रन पर पहली जीत दर्ज की। इससे कबल इंग्लैंड ने हिंदुस्तान को 36.2 ओवर्स में 134 पर ढेर कर दिया। हिंदुस्तान को 4 मैचों में दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन वो टेबल में तीसरे नंबर पर है। इंग्लैंड 4 मैचों में अपनी पहले 2 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर आ गया है।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।